आज 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ देना है किसी भी हालत में, ठीक है ना। 5 सवा 5 2 चैप्टर, बेरोजगारी गरीबी, है ना। उसके बाद मतलब इस वीक में मैं चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स समाप्त हो जाए, इस वीक में नहीं 2-3 दिन में ही। उसका पॉलिटी स्टार्ट होगा। अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं मतलब अगर ऐसा होगा तो दूसरा कोई पढ़ाएगा, इसमें क्या है, ठीक है ना। अच्छा नहीं लग रहा तब तक पढ़िए, जब नहीं लगेगा सोचा जाएगा। शुरू किया जाए। देखिए बेरोजगारी होती क्या है पहले। अच्छा बेरोजगारी का मतलब क्या है? बेरोजगारी का मतलब यह है कि मान लिया आपको में काम करने की क्षमता है, आपके पास योग्यता भी है, लेकिन अगर आपको मिनिमम वेजेस पे भी, अगर न्यूनतम मजदूरी पर भी जो आपको रोजगार नहीं मिलता है, उसी को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लगभग सभी प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर समझेंगे। बेरोजगारी का मतलब सिंपल ये है, अगर एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन बताया जाए तो हम बोला जाए कि श्रम बल, जिसको लोग लेबर फोर्स बोलते हैं, श्रम बल के अंतर्गत आने वाले वे सभी लोग जिसे न्यूनतम मजदूरी पर भी काम नहीं मिलता है, रोजगार प्राप्त नहीं होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे समझना है कि मान लीजिए कि पूरे देश में जितने भी जनसंख्या है, क्या सभी लोगों को हम लोग रोजगार मिलना जरूरी है? नहीं है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए पहले हम लोग क्राइटेरिया समझेंगे। 3 टर्म। किसी भी देश में 3 टर्म होता है, समझना है। एक होता है वर्किंग पॉपुलेशन, वैसा जनसंख्या जो काम करने के लायक है। अगर किसी देश में जो लोग काम करने के लायक होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन। अब मान लीजिए कि किसी देश में अगर 1,000 जनसंख्या है, मान लेते हैं टोटल, उस 1,000 जनसंख्या में 600 से 700 लोग अगर काम करने के लायक हैं, तो उसी 600 या 700 लोगों को हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन बोलेंगे। अब उस 700 लोगों में से कितने लोगों को काम करने की इच्छा होगी, उसको हम लोग लेबर फोर्स बोलेंगे। अब मान सकते हैं कि 700 लोगों में से 200 लोगों को काम करने की इच्छा है, तो उसको हम लोग लेबर फोर्स बोलेंगे। और इस 200 लोगों में से कितने लोगों को रोजगार मिला, ठीक है ना, उसको हम लोग वर्क फोर्स बोलते हैं, कार्य बल बोलते हैं। क्या इस बात को समझ गए? तो फिर यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल से। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिंपल कि वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है। किसी भी देश का वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है? वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, सबसे बढ़िया, कि किसी देश में कुल जो जनसंख्या है उस देश का जो कुल जनसंख्या है, हम लोग मान लेते हैं कि किसी देश का कुल जनसंख्या टोटल 1,000 है। अब 1,000 वैसे जनसंख्या है जो आज पैदा हुआ हो या जो बुढ़ा हो 80 साल का, उन सभी लोगों को यहाँ पर ऐड करके मैं बोल रहा हूँ कि किसी देश की जनसंख्या टोटल 1,000 है। तो क्या 1,000 जनसंख्या, क्या सभी लोग इसमें काम करने के लायक है? जो बच्चे होंगे वो तो काम नहीं कर सकते हैं, जो बूढ़ा होगा वो तो काम नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि इस 1,000 लोग में से कितने लोग काम करने के लायक हैं। मान लेते हैं कि इसमें से 700 लोग उस देश में काम करने के लायक होंगे। काम करने के लायक का मतलब कि अभी लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल दिए उस देश का वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब इस 700 लोगों में से जितने लोग काम करने के लायक हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सब लोग काम करने की इच्छा भी होगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों को काम करने की इच्छा है। मान सकते हैं कि इसमें से 300 लोगों को काम करने की इच्छा है। 300 लोग वैसे हैं जिनको काम करने की इच्छा होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेबर फोर्स, ठीक है। और इस 300 लोगों, ये लोग काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोग काम करना चाहते हैं, वैसे 300 लोग हैं। और इसमें से 100 लोगों को रोजगार मिल गया, 100 लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया, रोजगार प्राप्त हो गया, तो इसको हम लोग बोल दिए वर्क फोर्स। क्या इस बात को समझ गए? इसको हम लोग बोल दिए वर्क फोर्स। अब समझेंगे यहाँ पे,
जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे किसमें से ये 700 लोग वैसे हैं जो काम करने के लायक हैं, लेकिन इनको इच्छा है, इनमें से 300 लोगों को केवल काम करने की इच्छा है। तो इसमें गैप कितना आ रहा है? 400। ये 400 लोग वैसे हैं जो काम करने की इच्छा नहीं है कर रखते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलेंटियर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ऐच्छिक बेरोजगारी। कोई दिक्कत? और इस ये 300 लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन काम कितने लोगों को मिला? 100 लोगों को। तो ये जो 200 लोग जो गैप आया, 200 लोग यहाँ पे जो ये लोग काम करना चाहते हैं लेकिन इनको रोजगार नहीं मिला, तो इसको हम बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष बेरोजगारी, या इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट सिंपल बेरोजगारी। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? और ये जो ऐच्छिक बेरोजगारी है यह सामान्यतः डेवलप्ड इकोनॉमी में देखने को मिलती है, जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहां पे देखने को मिलती है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मैं यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी पढ़ने से पहले हम लोग ये 3 टर्म पता होना चाहिए कि भाई कि वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है किसी भी देश की, किसी भी देश का लेबर फोर्स क्या होता है, और किसी भी देश का वर्क फोर्स क्या होता है। वर्क फोर्स का सिंपल मतलब समझिएगा कि वैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं 2 रुपये ही कमा रहे हैं, ये वैसे लोग हैं। और इसी वर्क फोर्स में बताया जा रहा है कि अभी महिलाओं की भागीदारी लगभग 37% है। यानी 37% का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं उसमें से 37 महिलाएं काम कर रही हैं। ठीक है ना? तो पहले से महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ी हुई है पहले से, तो 37% महिलाएं हैं, इसी को वर्क फोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? वही बात मैंने यहाँ पर बताया है कि वर्किंग, अब कंडीशन क्या होगा, अब उस कंडीशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कंडीशन क्या है। तो जैसे कंडीशन समझिएगा यहाँ पे कि वर्किंग पॉपुलेशन ये कंडीशन है कि आपका मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 15 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम 59। समझिएगा, ये 59 भारत के एनसीईआरटी में दिया है, यानी भारत के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 59 है। अगर पूरा ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो 65 है। ऑप्शन में 2 रहे, 15 से 59 रहे या 15 से 65 रहे, दोनों सही है, दोनों नहीं रहेगा साथ में। कोई दिक्कत? उसके बाद उस व्यक्ति को स्वस्थ होना पड़ेगा, स्वस्थ रहे तभी काम कर पाएगा। उसके पास योग्यता होनी चाहिए, काम करने के लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और उसके पास काम करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है तो क्या वो काम कर पाएगा? काम करने के लिए उसमें असमर्थता होनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे उसके बाद लेबर फोर्स में सेम क्राइटेरिया है कि 15 से 59 या 65 वर्ष, स्वस्थ होगा, योग्यता और क्षमता रखेगा। बस इसमें ऐड क्या होगा? इच्छा। इच्छा का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि अगर आपको जॉब चाहिए, जिसको इच्छा होगी वही तो जॉब ढूंढने जाएगा। मान लेते हैं कि 500 लोगों को काम करने की इच्छा है, एकदम जरूरी है कि भाई मुझे काम चाहिए ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं जाएगा काम ढूंढने के लिए। तो जब काम ढूंढने के लिए वही व्यक्ति जाएगा जिसको काम करने की इच्छा होगी, या घर वाले लात मार के भगाए होंगे, नहीं कमाओ तो क्या खाओगे, काम करो भाई। अब इसमें से बोला है कि जब काम करने की इच्छा होगी और उसमें से जितने लोग काम करने की इच्छुक हैं उनमें से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, जैसे ही रोजगार प्राप्त होगा उसी को हम बोल देंगे कार्य बल या वर्क फोर्स। इसके लिए क्राइटेरिया सेम है, 15 से 59 या 65 वर्ष, स्वस्थ होगा, योग्यता और क्षमता रखेगा, इच्छा होगा, रोजगार प्राप्त हो गया, तो इसको बोल दिया गया वर्क फोर्स। किस बात को समझ गए सभी लोग? तो अगर अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अब बेरोजगारी की परिभाषा देखा जाए तो श्रम बल। जैसे ही श्रम बल आएगा आपको 4 क्राइटेरिया याद होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? इच्छा होनी चाहिए। तो हमें बोल रहा है कि श्रम बल के अंतर्गत आने वाले वे सभी लोग जिसे न्यूनतम मजदूरी पर भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं। उसको बेरोजगार बोलेंगे, और क्राइटेरिया अगर कंटिन्यू चलता रहेगा तो उसको हम लोग बेरोजगारी कह देंगे। अब वही बात यहाँ पे मैं बताया हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे समझाया भी हूँ कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, उसके बाद बेरोजगारी या प्रत्यक्ष बेरोजगारी क्या होती है, सारा चीज यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे 2-3 बात कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ा को कौन मतलब
क्या बोलते हैं, कौन जारी करता है, तो जारी करता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। लेकिन ध्यान रखना है कि अभी एनएसएसओ है नहीं, उसके जगह पर एनएसओ आ गया है। तो अगर ऑप्शन में अगर आएगा तो हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, एनएसओ लगाएंगे। कोई दिक्कत समझने में? तो पूछेगा कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ा को जारी कौन करता है, तो एनएसएसओ पहले करता था लेकिन इसको अभी हटा दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनएसओ हो जाएगा। एनएसओ जो ऑफिस बनाया गया वो 2019 में बनाया गया, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और यहाँ मैं बताया हूँ कि प्रत्येक साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। जो पीसी महालनोबिस भाई साहब थे, जो राष्ट्रीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे, उन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल 29 जून को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार हैं, प्रत्यक्ष बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है ना, संरचनात्मक बेरोजगारी, घटनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये सारे के सारे बेरोजगारी के प्रकार हैं। हम लोग शुरू करते हैं प्रत्यक्ष बेरोजगारी। जो डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट है उसी को हम लोग बेरोजगारी बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी बोल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष बेरोजगारी में क्या है, वहीं श्रम बल के अंतर्गत आने वाले सभी लोग जिसे न्यूनतम मजदूरी पर भी रोजगार प्राप्त नहीं होता, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी का सबसे आसान जो फॉर्मूला है, यहाँ पे पूछा एक दो बार सवाल, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग वैसे लोग हैं जो देश में काम करने के लायक हैं, और उसमें से देखेंगे कितने लोग काम करने की इच्छा रखते हैं। तो मान सकते हैं कि 700 लोग उस देश में काम करने के लायक हैं, और उसमें से 400 लोगों को काम करने की इच्छा है। लेकिन लायक कितने हैं, 700 लोग हैं जो काम कर सकते हैं, लेकिन वो लोग इच्छा कितने लोग रखते हैं, तो मात्र 400 लोग काम करने की इच्छा रखते हैं। तो कितने लोग काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो 300 लोग। इसी को बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी का सिंपल अगर ऐसे नहीं देगा तो सिंपल फॉर्मूला पूछेगा, तो याद रखना चाहिए वर्किंग पॉपुलेशन माइनस लेबर फोर्स, यानी कार्यशील जनसंख्या को जब माइनस करेंगे हम लोग श्रम बल में से, तो जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग प्राप्त करेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। यहाँ बोला हूँ कि यह सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, यह सिचुएशन खासकर ज्यादातर लोग, ठीक है ना। तो हो गया ऐच्छिक बेरोजगारी। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को पहले समझना है कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह सामान्यतः एक तो पहले के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी इस प्रकार की बेरोजगारी, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्रों में। होता क्या है समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपके फैमिली में, किसी के फैमिली में 5 लोग या 8 लोग हैं काम करने के लायक, 8 लाख, 8 लोग में 3 लोग बाहर कमा रहे हैं कहीं, और 5 लोग उनके घर में 10 एकड़ जमीन है, वो लोग अपना काम कर उत्पादन कर रहे हैं। उस 10 एकड़ जमीन पर 5 लोग मिलकर एक साल में 100 क्विंटल गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं। कोई दिक्कत, 100 क्विंटल गन्ने का उत्पादन हो रहा है प्रत्येक साल। लेकिन कितने लोग मिलकर, 5 लोग मिलकर खेत में काम कर रहे हैं, 5 लोग। हो सकता है कि 3 लोगों की नौकरी कहीं चली गई जो जॉब कर रहे थे कहीं पे, और वो लोग घर पे आ गए। घर पे आने पे अब 8 लोग मिलकर उस 10 एकड़ जमीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उत्पादन है वो 100 का 100 क्विंटल ही बना हुआ है। यानी वो 3 लोगों के आने से उसके प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी को यहाँ पर हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और यह खासकर कृषि क्षेत्रों में देखने को बहुत मिलेगा। गांव में जब देखिएगा कि एक खेत पे पूरे घर के लोग, पूरा खानदान लगा हुआ है उस खेत पे काम करने के लिए, समझ में आ रहा है ना। लेकिन उत्पादन से ज्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन बस ये है कि उन लोग के अंदर से लग रहा है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, सारे लोग काम में लगे हैं, उसका रिजल्टेंट क्या है उस पर ध्यान नहीं है लोगों, बस ध्यान नहीं है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू लगा हुआ है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी सिंपल ये कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, या इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन बेरोजगारी है वो। जैसे यह खासकर सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और ग्रामीण में अगर पूछेगा तो कृषि क्षेत्रों में। वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिंपल बताया है। अब यहाँ बोल रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मान लो किसी काम करने के लिए 5 लोग की जरूरत है, लेकिन उसमें जबरदस्ती के 10 लोग घुसे पड़े हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग 2 अन्य नामों से भी जानते हैं, अदृश्य बेरोजगारी
और छिपी हुई बेरोजगारी। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक सवाल पूछ सकता है कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, पूछेगा किस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में ही सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वह शून्य होती है। किस केस में? प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। कोई दिक्कत? ये शून्य का मतलब होता है कि भाई किसी के आने से या उन लोगों के जाने से उसके प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्या इस बात को समझ गए सभी लोग? किसी को डाउट है यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी में? चलिए तो आगे देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। अब देखिए जितना चीज लिखा गया उससे पहले समझना है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का सिंपल मतलब ये होता है, मान लीजिए कुछ क्रांति आ गई भारत में या किसी भी देश में। जैसे मान लीजिए जब जब कंप्यूटर आया होगा, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई होगी, क्योंकि भाई कंप्यूटर जो प्लस माइनस जोड़ घटाव ये सब करना है, जो लोग 10 लोग मिलकर काम करते होंगे कंप्यूटर एक दिन में कर लेगा, अकेले आदमी बैठकर कर सकता है। तो उसके आने से बेरोजगारी पैदा होना, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास क्वालिफिकेशंस नहीं है ना। मान लीजिए जब एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एक जो अगर रोबोट बना दिया जाए तो 20 लोगों का काम कर सकता है, बराबर का कर सकता है ना। तो इस तरह जो बेरोजगारी पैदा हो रही है तो उसी को हम लोग रखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में। यानी जब भी कोई बेरोजगारी आएगी और उस देश के स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव डालेगी, जैसे मान सकते हैं जो यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी है, सिंपल ये कहता है कि उस देश में रोजगार तो उपलब्ध है, देश में रोजगार उपलब्ध है, लेकिन उस रोजगार को पाने के लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है अगर वो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या रोजगार मिलेगी? सिंपल नहीं मिलेगी। जैसे मान लो कि किसी ने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में और वहां पे प्रोग्राम एनालिस्ट का पद के लिए बुलाया गया आपके इंटरव्यू में, और आपसे सिंपल प्रोग्रामिंग ही नहीं हो रही है, तो क्या आपको जॉब मिलेगी? जॉब मिलेगा, लेकिन वहां पर वैकेंसी तो है। आपने बीटेक भी किया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है। तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करने के पीछे भी दो कारण हो सकता है, या तो सरकार की गलत नीति हो सकती है या सरकार की खराब शिक्षा व्यवस्था हो सकता है। तो अगर सरकार की गलत नीति या खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण अगर किसी भी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसी को हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? तो यहाँ पे देखिए वही बात को मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि अर्थव्यवस्था में इसके पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार उपलब्ध है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो हम लोग प्रोड्यूस यानी जारी नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक है कि सरकार की गलत नीति हो सकती है, या दूसरा कारण हो सकता है सरकार की खराब शिक्षा व्यवस्था। इन दोनों के कारण जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब जब कोई क्रांति आएगी, नई नई चीजें उत्पाद आएगी देश में या वर्ल्ड में, तो उस टाइम बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि लोग पहले से उस काम को करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, लोगों के पास क्वालिफिकेशंस नहीं है। अगर किसी के पास है भी तो लोग अच्छे से नहीं पढ़े हैं, केवल डिग्री ले लिए हैं, तो क्या वो उनको रोजगार मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। सिंपल यही बात यहाँ पे बोल रहा है। देखिए मैं लिखा हूँ कि खराब शिक्षा व्यवस्था तथा सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। किसी को डाउट यहाँ तक? अब हम लोग बात करेंगे चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी को थोड़ा हम लोग यहाँ पर समझेंगे अच्छे से। जो चक्रीय बेरोजगारी है, जो हम लोग साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था है, कोई भी अर्थव्यवस्था है वह 3 चरणों से होकर गुजरता है, या मार्केट हो या अर्थव्यवस्था हो। या तो मार्केट में रिसेशन आएगा, रिसेशन के बाद मार्केट में धीरे धीरे सुधार होगा, और धीरे धीरे सुधार होने के बाद मार्केट एकाएक बूम करेगी, यानी मार्केट में तेजी आएगी। तो जब मार्केट में रिसेशन आएगी तो उस टाइम कंपनी के पास, सरकार के खासकर कंपनी के पास, लोगों के पास देने के लिए पैसा नहीं होगा,
तब उस टाइम बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी लात मार के भगाएगी लोगों को अपने यहाँ से कि भाई निकलो, मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहाँ से दूंगा आपको, जॉब करोगे पैसा कहाँ से दूंगा। तो जब जैसे मार्केट रिसेशन से निकल धीरे धीरे निकलने का प्रयास करेगी, उस टाइम धीरे धीरे लोगों को रोजगार फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। जब मार्केट में तेजी आएगी, बूम होगा मार्केट, तो बल्क में लोगों को रोजगार मिलेगा। यह साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। जब रिसेशन, बाहर होंगे लोग, सुधार होगा, फिर अंदर होंगे, फिर सुधार होगा, यानी बूम करेगी मार्केट में, तेजी आएगी, ज्यादा पैसा आएगा मार्केट में, तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार में फिर लोगों को स्थिति सही हो जाएगी। तो उसी को यहाँ पर चक्रीय बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मंदी, मंदी के बाद यहाँ पर सुधार होगा, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, रिफॉर्म होगा, रिफॉर्म के बाद यहाँ पर फिर से मार्केट में क्या होगी, तेजी आएगी, बूम आएगी, और फिर बूम का फिर क्या होगा, मार्केट में मंदी आ जाएगी। तो हम समझेंगे जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी यानी रिसेशन आएगा, उस टाइम बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी एकदम बढ़ेगी। ठीक है, जब मार्केट में सुधार होगा तो लोगों को रोजगार प्राप्त होना शुरू होगा, रोजगार मिलना शुरू होगा लोगों को। और जब यहां पर तेजी आएगी तो रोजगार में अपार वृद्धि, एकाएक अप्रत्याशित वृद्धि होगी, तो रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक है ना। और यह साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे मंदी आई, लोग बाहर निकल गए कंपनी से, बेरोजगारी हो गया, फिर सुधार हुआ, लोगों को फिर रोजगार मिला, फिर तेजी, फिर ज्यादा रोजगार मिला। यह साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, उसी को हम बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। और इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, इस प्रकार की बेरोजगारी वह सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी विकसित अर्थव्यवस्था में यह चीजें देखने को मिलती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्या इस बात को समझ गए सभी लोग, किसी को डाउट है? वही बात यहाँ मैंने बोला है, चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। मंदी आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, सुधार होगा, रोजगार मिलेगा, तेजी आएगी, संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, कंटिन्यू चलता रहता है, इसी को बोलते हैं। यहाँ लिख रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मंदी और तथा तेजी आती रहती है। इसके बीच में बेरोजगारी की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या, समझेंगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी होता क्या है। पहले तो यहाँ पे दो बात समझना है कि अगर किसी देश में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो उस अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सही मानी जाती है। अगर इस प्रकार की बेरोजगारी कहीं पे देखने को मिले किसी देश में, और यह खासकर डेवलप्ड इकोनॉमी में देखने को मिलती भी है, डेवलप्ड इकोनॉमी में देखने को मिलती है ये इस प्रकार की बेरोजगारी, कोई दिक्कत? दूसरी बात कि ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर इस प्रकार की बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रही है तो समझिए कि वो बहुत ही एक प्रकार से सही मानी जाती है। कैसे मानी जाती है समझेंगे। मान लेते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और वहां पे उसको मिलता है महीने का 50,000 रुपया। ठीक है। फिर दूसरा है मल्टीनेशनल कंपनी 2, यहाँ पे उस व्यक्ति के पास ऑफर गया कि भाई मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगी, तुम आओ मेरे यहाँ जॉब करो। तो वह व्यक्ति इसको ज्वाइन करेगा, यानी इसको छोड़ेगा और इसको ज्वाइन करेगा। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक रोजगार को छोड़कर या एक रोजगार को त्याग कर दूसरा रोजगार प्राप्त करने के बीच का जो समय अंतराल होता है, यानी एक जॉब छोड़ेगा दूसरा जॉब प्राप्त होगा तो उसके बीच में कुछ महीना टाइम लगता है प्रोसेस में। तो जितना दिन बेरोजगार रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये रियलिटी में बेरोजगार नहीं है, समझ में आ रहा है ना। रियलिटी में बेरोजगार नहीं है, लेकिन 2-3 महीना ये बेरोजगार रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इस प्रकार की अगर बेरोजगारी किसी देश में मिल रही है देखने को तो बहुत ही सही है वो। किसी को डाउट है यहाँ तक समझने में?
उसी को यहाँ पे मैं बोला हूँ सिंपल कि इस प्रकार की बेरोजगारी सामान्यतः भी विकसित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी होती है ये। यहाँ मैंने समझाया भी ये चीज़ों को वहीं सेम। यहाँ पर मैंने बताया किसी व्यक्ति द्वारा एक रोजगार को छोड़कर दूसरा रोजगार प्राप्त करने के बीच की जो अवधि होती है, जो टाइम इंटरवल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? मौसमी बेरोजगारी क्या होती है समझेंगे। मौसमी बेरोजगारी का सिंपल मतलब है कि जैसे मैंने बताया था प्रच्छन्न बेरोजगारी, कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो भी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है और खासकर कृषि क्षेत्रों में। तो जो मौसमी बेरोजगारी है ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा और यह भी कृषि क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। होता क्या है, मौसमी बेरोजगारी का सिंपल मतलब ये होता है कि कभी देखते हैं गाँव में खासकर कि मौसम टू मौसम लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी धान की कटाई हो रही है, धान की हो रही है ना कटाई कंटिन्यू, तो धान की कटाई हो रही है तो लोग कंटिन्यू लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसे ही धान कटे खत्म हो जाएगी फिर गेहूं का सीजन आएगा, तो उसके बीच में लोग कुछ ना कुछ, यानी मतलब कहने का मतलब साल में कुछ महीना लोगों को रोजगार मिलता है। अब बरसात में 2-3 महीने लोग को बैठना पड़ जाता है गाँव में। बरसात में किसी को कोई काम मिल पाता है? नहीं मिल पाता है, तो लोग बैठे रहते हैं। तो वही बोल रहा है कि मौसमी रोजगारी का सिंपल मतलब होता है कि साल में कुछ महीने लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और कुछ महीने लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। यह भी खासकर कहाँ पे प्राप्त होता है देखने को? ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसमें भी अगर पूछ देगा तो कहाँ पे? कृषि क्षेत्रों में देखने को यह मिलता है। ठीक है ना? देखिए मैं लिखा हूँ भी हूँ कि लोगों को साल में कुछ महीने रोजगार प्राप्त होता है तथा कुछ महीने लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मौसमी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है स्पेलिंग सीजनल का जी? ठीक है ना? शिक्षित बेरोजगारी में तो कुछ समझना ही नहीं है। यह खासकर शहर में देखने को मिलेगा। शिक्षित बेरोजगारी की संख्या जनरली देखने को मिलता है क्योंकि लोग शहर में ही रहते हैं शिक्षित ज़्यादा। क्या ऐसा मतलब गांव में नहीं रहते हैं? गांव में भी रहते हैं, लेकिन गांव में लोग अदर भी काम भी तो कर सकते हैं। लेकिन शिक्षित में तो केवल शहर में रहेंगे तो उनको तो एक ही काम करना पड़ेगा, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे, कुछ ना कुछ शॉप पे काम करना होगा। तो बोल रहा है कि जो शिक्षित बेरोजगारी है यह सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इस प्रकार की जो बेरोजगारी है शहर में देखने को मिलेगा। और ये कहता क्या है कि भाई जब पढ़े लिखे लोगों को उनकी जो योग्यता है, अगर उस योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? शिक्षित बेरोजगारी। यानी मान लीजिए कि मैंने बीटेक किया है या किसी ने एमबीए किया है और उसको बोले तुम जाओ अब दरवाजे दरवाजे साबुन बेचो, तो अच्छा बात थोड़ी ना है कि नहीं? तो इस तरह का है। मान लीजिए कि आपने एमबीए कर लिया अच्छे किसी कॉलेज वाले से, यूनिवर्सिटी से, और आपको थमा दिया कि ले जाओ प्रोडक्ट बेच के दिखाओ, तो वही बात बोल रहा है कि यानी उसके क्वालिफिकेशंस के अनुसार रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा, लेकिन मजबूरी में वो काम कर रहा है, क्या करेगा वो? उसी को हम बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। और हम लोग पढ़ेंगे पोवर्टी यानी गरीबी। तो बेरोजगारी में किसी को डाउट है? हाँ, वही हुआ। किसी देश वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी है, सामान्य होगा, नॉर्मल। डेली डेली स्टेटस एम्प्लॉय वही हुआ मौसमी में ही, कि डेली का मतलब क्या हुआ? जो डेली जो मजदूर हम लोग को दिखता है रोड पे, जो मार्केट में खा पी के लोग अपने घर से उठ के आ जाते हैं ना, ये भी तो हो सकता है उनको डेली बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लौट जाना पड़ता है, नहीं मिलता है काम।
तो वही बात बोल रहा है, डेली या वीकली जो भी एक साल में। और कोई है? तो बताए हूँ, जैसे पूछना क्या बताइए, क्या आपको डाउट क्या ही बताएंगे तब ना। किस समय क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन क्या है? देखिए इसमें बोला है, जीएसटी लाने के लिए सर्वाधिक संशोधन की आवश्यकता क्यों थी? संविधान में संशोधन के बिना, चलिए ठीक है वो भी, जीएसटी समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होना था और अनुच्छेद 246 ऐसे मामले के लिए अपर्याप्त था। और अनुच्छेद 246 ऐसे मामले के लिए अपर्याप्त था, ठीक है। वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने संवैधानिक संशोधन न की ना जीएसटी परिषद ने संवैधानिक संशोधन की संस्तुति की थी ताकि उनकी शक्ति में वृद्धि हो। अब देखिए यहाँ पे बात बोल रहा है कि जीएसटी लाने के लिए सर्वाधिक संशोधन की आवश्यकता क्यों थी। तो जीएसटी लाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ी थी, क्यों लाना था, एक तो पहले था कि भाई जीएसटी जब भी लाई जाएगी तो जब तक उसमें राज्य सरकारों की सहमति नहीं होगी, राज्य सरकार जब तक सहमति नहीं होंगे तो क्या उनको लाना उचित है? अगर ऐसा अगर हो जाएगा, अगर बिना सहमति के ला दिया जाएगा तो भारत जो फेडरल सिस्टम को जो अपनाया हुआ है तो बेकार हो जाएगा। जो फेडरलिज्म है वो तो बेकार हो जाएगी ना, क्योंकि फेडरलिज्म क्या कहती है कि भाई पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के बीच में, यानी पावर सबको मिले, वो केंद्र में बैठा हुआ आदमी मिले, राज्य में हो या ग्राउंड लेवल पे हो, जिसको हम लोग लोकल बॉडी बोलते हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, तभी तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो भारत है वो सेंट्रलाइज्ड पावर हो जाएगी। तो पावर भारत में जो सेंट्रलाइज्ड पावर, उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए ही भारत ने फेडरलिज्म को अपनाया है कनाडा से। तो फेडरलिज्म वाला बात यहाँ पे होगा। अब यहाँ बोल रहा है कि संविधान में संशोधन के बिना, ये क्या बोल रहा है, कथी लिखा है, स्टेट्स वेयर नॉट रेडी टू एग्री विद द यूनियन टू इंट्रोड्यूस जीएसटी विदाउट अमेंडिंग द, हाँ ठीक तो है, ये हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, बी क्यों दे देगा जीएसटी? अरे तो वही तो सारे तो इनडायरेक्ट टैक्स ही तो थे, जितना भी टैक्स था जो मैंने बताया है जीएसटी में, कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को किस में डाल दिया गया है, डायरेक्ट टैक्स में, सॉरी जीएसटी में डाल दिया गया है। अब समझिए, जो पहला ऑप्शन जो है, स्टेट्स वे नॉट रेडी टू एग्री विद द यूनियन टू इंट्रोड्यूस जीएसटी विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। मैंने जो फेडरलिज्म से अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन इसमें मोर देन वन के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जीएसटी वाज टू बी इम्प्लीमेंट ऑन द कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब सिंपल होता है, हाँ वही बोलना है कि जीएसटी में कुछ ऐसे भी टैक्स है, जीएसटी में कुछ ऐसे भी टैक्स लागू किए गए हैं जिसपे सेंट्रल लगाती थी और स्टेट वसूल करता था, और कुछ ऐसे भी टैक्सेज हैं जो स्टेट भले ही लगाती लेकिन सेंट्रल वसूल करता था। इसके पीछे जैसे मैंने बताया तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स पे, कुछ टैक्स पे राज्य सरकार वसूल करती थी, लेकिन अगर पेपर में एडवर्टीजमेंट हो रही है, रेडियो पर हो रही है, टेलीविजन पे हो रही है, तो उसकी पैसा कौन वसूल करेगा? केंद्र सरकार वसूल करेगा। तो कंकरेंट वाला मामला भी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही है और भी दोनों है सही, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पे दिया नहीं है मोर देन वन, इसीलिए अगर हम लोग भी मान लेंगे, लेकिन ऑप्शन वो भी सही है कि अगर भारत को फेडरलिज्म को अगर देखा जाए तो बिना फेडरलिज्म के सहायता से भारत तो कुछ है आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि भारत खुद फेडरलिज्म को अपनाया है, भले ही क्वासी फेडरल को अपनाया है, पूर्ण तरीके से नहीं अपनाया है। अगर ऐसा नहीं रहता तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन अभी तक बैठा रहता, अब तक सरकार लागू कर दी होती। तभी तो सरकार चाह रही कि सारे स्टेट से पहले राय विचार कर लीजिए कि राज्य सरकार क्या बोल रहे हैं इस मैटर में। अगर यूसीसी वाला जो मामला चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर ऐसा नहीं रहता तो भारत सरकार लागू कर दी रहती। तो भारत इसलिए तो फेडरलिज्म को अपनाया है ना, कि भाई कम से कम लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार, योजना आयोग और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है? योजना आयोग और नीति आयोग में यही तो डिफरेंस है कि जो योजना आयोग था वो सेंट्रलाइज्ड कमीशन थी, लेकिन जो नीति आयोग वो डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे योजना आयोग का, तो वहां पर गठन ऐसे होता था, ये था प्लानिंग कमीशन,
ठीक है ना। ये जो नियम बना दिया वो सारे राज्यों पर अप्लीकेबल था, लागू था, एकदम करना ही, इस तरह का पिरामिड पिरामिड बनता था उसके लिए। लेकिन अगर हम लोग वहीं बात करेंगे नीति आयोग, तो उसका ऐसे बनता है, ये नीचे है नीति आयोग, ठीक है ना, और ऊपर सारा स्टेट है। सारा स्टेट से बात सुनने के बाद सरकार यहाँ पर डिसाइड करेगी कि भाई क्या करना है। दोनों का पिरामिड अलग अलग है, दोनों अलग अलग बात कह रहा है। एक था कि योजना को थोपता था सेंटर राज्य पर कि नहीं आपको करना ही है, और नीति आयोग के केस में राज्य सरकार सहमति मांग रहा है राज्यों से कि भाई आप बताइए कि क्या किया जाए। इसीलिए सभी राज्यों के पार्टिसिपेशन यहाँ पर किए गए हैं। जीएसटी काउंसिल में मैंने बताया था कि सारे राज्यों के वित्त मंत्री को उसमें रखा गया जीएसटी काउंसिल में, कि ताकि कोई भी राज्य गुस्साए नहीं इस बात को लेकर। कनकली में भाई जीएसटी काउंसिल में तो पूरे स्टेट का भागीदारी है ही ना, और 3 यूटी तो है ही उसमें लगभग से। नहीं, वो तो पावर तो अगर ऐसा देखा जाए तो पावर तो सेंटर ही है केवल भारत में। भारत में अगर अगर ये सब हटा दिया फेडरलिज्म ऐसे भी, भारत में पूरा जो पावरफुल कोई आदमी तो सेंटर ही तो है, अभी भी सेंटर ही है। इसीलिए भारत पूरी तरीके से फेडरलिज्म को नहीं अपना, याद रखना है, क्वासी फेडरल अपनाया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरा पावर सेंटर के पास रहेगा। अगर इमरजेंसी है देश में तो उस टाइम राज्य सरकार कितना भी कूदते रह जाए कोई फायदा नहीं है, मैं ही करूंगा जितना काम करना होगा। समझ में आ रहा है ना। तभी तो 3 लिस्ट बनाया गया है, राज्य से केंद्र और समवर्ती, कि भाई केंद्र पे केंद्र वाला बनाएगा, राज्य पे राज्य, लेकिन राज्य पर भी केंद्र बना सकती है जब उसको लगेगा कि मामला नेशनल इंटरेस्ट का है, तो उस पर केंद्र केवल बनाएगी, और उसके लिए जो विधेयक आता है वो केवल राज्यसभा में आएगा, न कि लोकसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में आएगा। समझ में आ रही चीजें, कोई दिक्कत? आइए इधर। हाँ हाँ, सारा पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कान दर्द कर रहा है, थोड़ा 1 मिनट। दिन भर पहनते पहनते कान दर्द करने लगा। हाँ, दिखाई दी इन्फ्लेशन में कैसे गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर, तो मुद्रा मूल्य ने बताया था डिवैल्यूएशन, लाइए इधर क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? 64। करेंसी डिवैल्यूएशन विल बी मोर बेनिफिशियल। अब देखिए यहाँ पे समझिए इसमें क्या है, ऑप्शन में छोड़ के पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर मामला ऐसे आएगा कि भाई पैसे की डिवैल्यूएशन क्यों की जाती है सरकार के द्वारा, जब पैसे को हम लोग पैसों को इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा से प्रसार करना रहता है, ज्यादा सप्लाई करना रहता है, अपने पैसा को मजबूत बनाना रहता है, उस केस में सरकार क्या करती है, कभी कभी अपने पैसे की वैल्यू को कम कर देती है। दूसरा, निर्यात बढ़ाना हो, अगर ऑप्शन में दिया होता निर्यात भी अगर होगा तो भी हो सकता है, निर्यात बढ़ाना हो तब भी सरकार ऐसा डिवैल्यूएशन पैसे की कर सकती है। और हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, घरेलू सामान के मूल्य स्थिर है, नहीं ये सब नहीं मतलब है। आयात को, हाँ ठीक, तो मिल तो गया, आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य में सस्ते हो जाए। ऑप्शन बी है क्या इसका आंसर? प्राइसेज ऑफ एक्सपोर्ट, रुक जाइए, प्राइसेज ऑफ एक्सपोर्ट बिकम चीपर, नहीं एक्सपोर्ट चीपर कैसे हो जाएगा? आयात के मूल्य स्थिर रहे, निर्यात के मूल्य समानुपाती से बढ़े, नहीं समानुपाती से कोई मतलब नहीं है। प्राइस ऑफ इंपोर्ट रिमेन स्टेबल है क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि निर्यात करना है, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि निर्यात करना है, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट ही तो बोलता है ना, निर्यात को एक्सपोर्ट ही तो बोलते हैं हिंदी में ना। हाँ, ऑप्शन दिया क्या है? ऑप्शन इसका ऑप्शन क्या था? समानुपाती का मतलब क्या होता है? वो तो इंग्लिश हो गया। प्राइसेज ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज प्रोपोर्शनली, हाँ ठीक तो है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? पैसे का निर्यात करना, यानी मार्केट में पैसे को क्या करना है, भेजना है, ताकि उसको सप्लाई हो सके पैसों का। पैसे को जो हम लोग पैसे की वैल्यू कम करते हैं क्यों? मैंने क्या बोला था कि पैसे की वैल्यू कम क्यों किया जाता है? पैसे की वैल्यू कम इसलिए की जाती है, एक तो 2-3 कारण है। एक तो है कि अदर देशों के मुद्रा के मतलब रेफरेंस में हम लोग अपने देश की मुद्रा सरकार कभी पैसे की वैल्यू को कम करती है। जब 3-4 कारण है, सबसे अगर मोस्ट अगर कोई कारण है
वो था कि पैसे की सप्लाई को बढ़ाना इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि अपने पैसे की पावर को बढ़ाया जा सके, औकात बढ़ सके पैसे का। और तभी बढ़ पाएगा जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। जब एक्सपोर्ट करेंगे तब तो पैसा उधर से आएगा ना। जैसे यूएसए अब आज पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो जो बिजनेस होती है, क्यों बिजनेस होती है? डॉलर में होती है। कभी आपने सुना है कि चाइनीज में हो गया, चाहे अदर किसी करेंसी में होता है बिजनेस, डॉलर में होता है। जब शुरू में डॉलर को जब मजबूत बनाना था तो उसके पैसे को डिवेल्युएट किया गया और पैसों को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में फेंका गया। फेंकने का मतलब सप्लाई करवाया गया, ताकि सभी लोग इस चीजों से यूज टू हो सके, उसके बाद मैं व्यापार करूंगा। तो डिवेल्युएशन का भी सिंपल मतलब होता है कि पैसे को, अगर अपने पैसे की पावर को बढ़ाना है, पावर का मतलब वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ाना है, तो हम लोग एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। कैसे महंगा हो जाएगा? इंपोर्ट का मतलब हम लोग देश मंगा रहे हैं ना चीजों को, वो तो बढ़ेगा ही। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी तो देखना है, इसको भी तो मेंटेन करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो मेंटेन करना है। भारत जो व्यापार में हमेशा घाटे में रहता है, व्यापार, भारत का जो व्यापार है हमेशा घाटे में है। घाटे का होने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ज्यादा चीजों को इंपोर्ट करते हैं अदर देशों से। इसी इंपोर्ट को भी थोड़ा कम करने के लिए सरकार करेंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, करेंट अकाउंट डेफिसिट को लागू की सरकार। और इसमें अलग अलग समिति ने अलग रिकमेंड किया है चीजों को। जैसे रंगराजन समिति 1993 में जो आई थी, उसने बोला कि नहीं, जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वह 2% होनी चाहिए। फिर उसके बाद सरकार, भारत सरकार बोली कि नहीं, करेंट अकाउंट जो डेफिसिट है अगर वो 3% तक भी जा सकता है तो मैं, भारत उसको मेंटेन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर YB रेड्डी कमेटी बोली कि नहीं, जो करेंट अकाउंट डेफिसिट एकदम 0% होनी, उससे अगर ज्यादा कम होगा तो भारत के लिए खतरा है। इस सब होने के बावजूद भी, भारत अभी भी व्यापार में घाटे में है, क्योंकि जितना चीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके रेस्पेक्ट में बहुत ही कम एक्सपोर्ट करते हैं। और इसी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ही सरकार पैसे की वैल्यू को कम करती है बीच बीच में, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग का निर्यात, एक्सपोर्ट को तो बोलते हैं ना, तो एक्सपोर्ट किया जा सके, निर्यात किया जा सके। और आयात का मतलब होता है कि अगर हम लोग ज्यादा आयात करेंगे तो पैसा हम लोग का ज्यादा जाएगा। जब किसी चीज को हम लोग मंगाएंगे तो पैसा जाएगा ना हम लोग के देश से ना, तो पैसा जब जाए ना, तो पैसे की जब निर्यात ज्यादा हम लोग करेंगे, पैसा हम लोग के पास आएगा। और जब निर्यात करेंगे चीजों को, मंगाएंगे किसी चीज को, तब जब पैसा जाएगा तब उसका वैल्यू मार्केट में ज्यादा हो, वैल्यू उसका बढ़े। पहले तो पैसे की लोगों को यूज टू करवाना है पैसा भेजकर मार्केट में, ताकि सभी लोग भारतीय में, भारत का अगर रेफरेंस में बात किया जाए कि ताकि भारतीय रुपीज जो है वो मार्केट में अपना स्टेबिलिटी बनाए रखे। इसके लिए हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, बहुत तरह की सरकार हथकंडा अपनाती रहती है पूरे विश्व में, कि हार्ड करेंसी क्या है, सॉफ्ट करेंसी क्या है। हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, उसमें हम लोग चीजों थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्या है हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी। देखिए यहाँ पे एक तो पहले यह है कि इस तरह का जो सवाल है ना, कहाँ गया सवाल 64, मुद्रा मूल्यन अधिक हितकारी होगा। आप समझ लीजिए, एक और समझिए, यहाँ पर निर्यात के मूल्य समानुपाती से बढ़े। एक तो पहले शब्द समानुपाती होगा नहीं, पहली बात तो है, समानुपाती से बढ़े नहीं होगा। यहाँ पे है कि निर्यात का मूल्य बढ़ना चाहिए, उसका मेन लक्ष्य वही है कि निर्यात बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े भारत का। भारत का रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो भारत का निर्यात बढ़ेगा, तभी जाकर पैसा हम लोग का मजबूत होगा। पैसे की सप्लाई करवाएंगे अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा। लेकिन पैसे की सप्लाई लेकर ऐसे लेकर फेंक देंगे तो क्या कोई उसका वैल्यू बढ़ेगा? हम लोग व्यापार के माध्यम से ही पैसे की वैल्यू को ले जाना होगा, पैसा मार्केट में फेंकना होगा। वही बात यहाँ पे बोल रहा है। और कोई सवाल? हाँ? The duties imposed on imports by the government of exporting countries to compensate for the subsidies given to their products are called। ये तो एंटी डंपिंग लॉ, एक्साइज ड्यूटी है, सॉरी जो कस्टम ड्यूटी, उसी को एक बार हम लोग बोलते हैं। जब जब भी किसी भी चीज का आयात निर्यात करेंगे तो उसका संबंध हमेशा कस्टम ड्यूटी से है, सिंपल। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय रुपये की परिवर्तन रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज कौन है? तो ठीक है, कैपिटल और करेंट दोनों होगा, कैपिटल करेंट दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
इतना थोड़ा ना पूछता है, कहाँ से उठाया, ऐसा लग रहा है कहीं से एनसीईआरटी का ही है, फिर भी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही उठा कर रख दिया, कुछ तो ज्ञान दिखाना होगा, नहीं तो आप लोग सब बना लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन तो लाना है ताकि, जैसे दृष्टि है, दृष्टि जो कोचिंग है, आईएएस जो आई बहुत फेमस है, तो उसका लड़का सब एग्जाम के टाइम उसका प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं करता है, टेस्ट सीरीज आपका 2 4 6 महीने पहले कर सकता है, उस टाइम नहीं, फिर आपका नंबर आएगा नहीं, इतना टफ क्वेश्चन तैयार करता है वो सब कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हाँ मानिए 20 सवाल सही होगा, फ्रस्ट्रेट छोड़ देंगे, पहले का मेरा इस बार तैयारी नहीं है, अगले बार दूंगा, आपका किसी बार तैयारी था, अब तो अगले बार के लिए बैठ गए, कहानी खत्म। चाहे बाजीराम एंड रवि का जो सवाल है कोचिंग है, उसका भी लोग ज़्यादा टेस्ट एग्जाम के 1 आध महीने पहले लोग नहीं लगाते, हाँ पहले लगाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा वो, क्योंकि टफ टफ सवाल है, अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रीड करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। एट ए टाइम आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने जिसमें सवाल ज़्यादा बने, भले ही एग्जाम में पूछे चाहे नहीं पूछे, यहाँ से कॉन्फिडेंस जैसे आपका बूस्टअप होगा ना, तो वहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव चीज़ों को देकर जाएगा। पहले ही सवाल आप ऐसे कर लेंगे जो कम नंबर आने लगेगा ना, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लगेंगे भागने हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरफ, क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्या करें नहीं करें। तो क्यों बनाएगा, उसको खुद पता नहीं है, कहाँ से बनाएगा उसको, लगभग सारा वही कर रहा है, विजन आइए छोड़ दिया जाए तो विजन आई तो बहुत, अब बिहार में बहुत सारे, जैसे बहुत सारे फेमस कोचिंग है जो बीपीएससी के लिए प्रॉपर है, जो भी है मतलब है, आप वहाँ पे लगाएंगे सेट, आप मतलब देखिए मेरा इतना है ना कि आप प्रैक्टिस सेट एकदम करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस सेट किए बिना प्रीवियस से लगाए सवाल नहीं बन सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया है ना कि प्रैक्टिस सेट लगाने से बढ़िया है कि आप अभी यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक जिसमें यूपीएससी जितना एग्जाम लेती है, आईएएस सीएपीएफ वाला, ये जो एनडीए सीडीएस जितना भी एग्जाम लेती है उसका एक प्रॉपर आता है बुक, उसको खरीद लीजिए, बीपीएससी का खरीद लीजिए, यूपी पीसीएस का खरीद लीजिए, और केवल उसी का और उसका विथ सॉल्यूशन वाला ले लीजिए, वहीं पढ़िए, बार बार उसी को लगाइए, एग्जाम में वहीं से सवाल है, बस करंट अलग से पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। अभी टाइम, अभी देखिए अभी लोग बोले कि प्रीवियस से लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, कॉन्फिडेंस बूस्टअप कीजिए, नहीं होता है कॉन्फिडेंस, टेंशन हो जाता है, सबसे बढ़िया प्रीवियस से लगाइए। मैं तो एक ही बोलता हूँ कि प्रीवियस जितना जो लगाएगा, और बिहार में इतना औकात नहीं है बिहार का कि प्रीवियस से बाहर का सवाल पूछ देंगे वो, लगभग 40% सवाल अभी भी, और एग्जाम हो रहा है ना दिसंबर में, आप आएंगे और मिलाएंगे, 40% सवाल प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। हाँ अब एकदम टू द पॉइंट चीजों नहीं मिलेंगे वहां पे, लेकिन आसपास में वही पूछेगा वो। अगर 40% सवाल आप यहाँ से बना दे रहे हैं, 40% का मतलब कि 60 क्वेश्चन, और कम से कम 20 सवाल ऐसे आएंगे, बिहार कितना भी कुछ हो जाएगा, 20 से 25 30 सवाल जो एकदम फैक्ट आएगा, यस या तो आता है या तो नहीं आता है, जो कॉन्सेप्ट की जो बात हो रही है उसमें माँ सवाल आज भी बिहार में मैक्सिमम खूब पूछेगा, 40 मान लेते हैं पूछेगा, 50 मान लेते हैं पूछेगा, उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाएंगे बिहार कॉन्सेप्ट वाले, जो बना रहे हैं साल उन लोगों को खुद पता नहीं। आइए बेरोजगारी हम लोग करते हैं तब तक, अब गरीबी देखते हैं, क्या है गरीबी, गरीबी पढ़ाना है कि समझ गए आप लोग, गरीबी वही है जो हम लोग समझ रहे हैं, ताकि खाने का कुछ मन करे और पैसा देखना पड़ जाए पॉकेट में, कि पॉकेट अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है, गरीबी है। मान लीजिए चाउमीन खाने की इच्छा है, लेकिन सोच रहे हैं कि दादा भाड़ा 10 रुपया घट जाए, कहाँ से आएगा, वही गरीबी है। समझ में आ रहा है ना। बोला गरीबी क्या है, गरीबी एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है जिसमें लोगों को उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो बेसिक नीड है लोगों की, बेसिक नीड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड में
पहले जो होता था केवल रोटी कपड़ा मकान होता था, लेकिन अगर वर्तमान में हम लोग बात करें तो केवल बेसिक नीड में रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, साथ में आपको शिक्षा भी देखना है, स्वास्थ्य भी देखना है, आपका एजुकेशन भी देखना है, आप किस प्रकार के कहाँ पर्यावरण में रह रहे हैं, इन सारे चीजों को देखना है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मूलभूत ढांचा या मूलभूत आवश्यकता। रोटी कपड़ा जो मकान है ये, लेकिन ये गरीबी की पुरानी अवधारणा यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। वर्तमान में अगर हम लोग गरीबी के बारे में बात करेंगे तो गरीबी का मतलब केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, उसके साथ स्वास्थ्य शिक्षा जो भी चीजें सब देखना होगा। दो बात यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, यही बात यहाँ लिखा हूं मैं, पॉवर्टी जब सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन। अमर्त्य सेन, इनका नाम याद रखेंगे। अमर्त्य सेन के अनुसार गरीबी क्या है, तो अमर्त्य सेन के अनुसार जो गरीबी है वो क्षमताओं का अभाव है। क्षमताओं का अभाव का मतलब कि अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप अपने समाज को, आप अपने परिवार को, आप अपने आप को खुद गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो गरीबी से बाहर निकालने के लिए आपके पास क्षमता होना बहुत ही जरूरी है। तो गरीबी क्या है, गरीबी क्षमताओं का अभाव है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक क्या बोल रही है, वर्ल्ड बैंक बोल रही है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2.15 US डॉलर यानी वो 166 रुपये 166 रुपये से कम कमा रहा है एक दिन में, तो लोग हम लोग गरीब मानेंगे उसे, कोई दिक्कत। तो अमर्त्य सेन क्या बोल रहा है, अमर्त्य सेन बोल रहे हैं कि भाई गरीबी क्या है, क्षमताओं का अभाव है। वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोले कि अगर कोई व्यक्ति 166 रुपये से कम कमा रहा है एक दिन, तो वो लोग गरीब हैं। गरीबी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें सबसे पहला तथ्य है कि भारत में गरीबी का अनुमान सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया, तो भारत में गरीबी का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया 1878 में। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनमें उन्होंने बताया था, और इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति साल में 16 से 35 रुपया, रेंज में बता दे रहा हूँ, 16 से 35 रुपया अगर इससे कम कमा रहे हैं साल में एक व्यक्ति, तो वो लोग गरीब हैं, कोई दिक्कत। तो अगर अमर सेन का अगर इनसे पूछा जाए, क्या नाम है इनका, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, उनके अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति पर ईयर 16 से 35 रुपया के बीच से कम कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट होता था उस टाइम, इसको कम नहीं देखना है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हम लोग गरीबी पढ़ भी रहे हैं, ध्यान रखना है, हम लोग गरीबी पढ़ रहे हैं, हम लोग लाइफ को लग्जरियस लाइफ नहीं पढ़ रहे हैं। अरे सर 16 से 35 रुपया 1000 में क्या होगा, तो गरीबी का मतलब वही होता है कि रोटी मिल जाए 2 टाइम का अच्छे से, एक आध वो कपड़ा रहे, एक आध वो घर रहे, उसमें जिंदगी काट रहे, वो गरीबी है। अब गरीबी नहीं कि डेली मटन तोड़ रहे हैं, वो गरीबी के बारे में सरकार बात नहीं कर रही है। उसके बाद बात किया कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने बोला कि भाई गरीबी क्या है, इन्होंने गरीबी का जो आधार बनाया वो न्यूट्रिशन को बनाया, पोषण को बनाया, कि सभी लोग वो शहर में रह रहे हों या वो लोग गांव में रह रहे हों, सभी लोगों को एक फिक्स न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए एक दिन में। तो इन्होंने गरीबी के बारे में इन्होंने बात किया। उसके बाद आया बॉम्बे प्लान। 1944 में बॉम्बे प्लान का गठन मुंबई में किया गया, और इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति 75 रुपीज प्रति वर्ष यानी 75 रुपये से कम कमा रहा है प्रति वर्ष, एक साल में 75 रुपये से कम कमा रहा है, तो लोग हम लोग गरीब मानेंगे, कोई दिक्कत, उसे हम लोग क्या मानेंगे, गरीब मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गरीबी से संबंधित कुछ समितियां हैं, जिसमें पहला समिति है BM डांडेकर या एन रथ फार्मूला। इसी को BM डांडेकर बोला जाता है, या इसी को हम लोग एन रथ फार्मूला भी कहते हैं। तो BM डांडेकर एन रथ फार्मूला क्या है, इसकी जो स्थापना की गई योजना आयोग के द्वारा 1971 में, और इन्होंने बोला कि जो गरीबी है, इन्होंने गरीबी मापने का वैज्ञानिक तरीका अपनाया। सवाल पूछता है कि गरीबी मापने का, भारत में गरीबी मापने का वैज्ञानिक तरीका अपनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो BM डांडेकर या एन रथ फार्मूला को, कोई दिक्कत। और इन्होंने बोला, इस समिति ने पहली बार बोला कि आप कितना कमा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना पैसे को खर्च कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल पूछता है
कि किस समिति ने पहली बार आय के जगह पर व्यय को ज्यादा ऊपर रखा या व्यय के बारे में पहली बार बात किया। तो वही भाई साहब थे बी एम डांडेकर या एन रथफर्मूला। और इन्होंने बोला कि आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, अगर आप गांव में भी रहते हो या शहर में रहते हो, प्रतिदिन अगर आप 2250 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो आप गरीब हैं। जैसे ही बात आई, पूरे वर्ल्ड में भारत की बहुत बेइज्जती हुई, क्योंकि बात है 1971 के आसपास में, जहां पे पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ने के चक्कर में था, वहीं पे भारत अभी भूखमरी के बारे में बात कर रही थी। ठीक है ना। तो जैसे ही भारत देखी कि बेइज्जती हो रही है अपनी इंटरनेशनल लेवल पे, तुरंत इसके 7 साल बाद 8 साल बाद अलग समिति को गठित कर दी। तो 1979 में योजना आयोग के द्वारा अलग समिति की स्थापना की गई और इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति 49 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना गांव के लिए और शहर के लिए 56 रुपीज प्रति व्यक्ति प्रति महीना, अगर इससे कम कमा रहे हैं, इससे कम कमा नहीं रहे हैं, इससे कम अगर खर्च करें, क्योंकि बीएम डांडेकर में आय से ज्यादा एक्सपेंडिचर पे बात की गई है, तो अगर कोई व्यक्ति गांव में 49 रुपये से कम, अगर कोई व्यक्ति शहर में 56 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे। आपको डाटा याद रखना है, अलग समिति याद रखना है, कब लाई ये याद रखना है, 3-4 चीजें याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद अलग समिति के बाद आया लकड़ा वाला समिति। ठीक है ना, लकड़ा वाला, इस समिति की स्थापना 1989 में की गई, लेकिन यह सरकार को अपनी रिपोर्ट 1993 में बताई, यानी 4 साल बाद यह पूरा रिसर्च किया अच्छे से कि क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। और इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति जो गांव में रहते हैं या कोई व्यक्ति शहर में रहता है, तो जो व्यक्ति गांव में रहता है उनके लिए 205 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना, और जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग 281 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना से अगर ये लोग कम खर्च कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या मानेंगे, गरीब मानेंगे। किसी को डाउट है समझने में यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग 3 अभी तक समझ लिए। एक मैंने बताया बीएम डांडेकर, इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति गांव या शहर में 2250 कैलोरी ऊर्जा से अगर कम प्राप्त कर रहे हैं तो उसे हम लोग गरीब मानेंगे। उसके बाद तुरंत अलग समिति आया, इन्होंने बोला कि अगर गांव में 49 रुपया और शहर में 56 रुपये से अगर कम खर्च कर रहे हैं तो उसे हम लोग गरीब मानेंगे। उसके बाद भाई साहब आ गए लकड़ा वाला 1993 में, इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति 205 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना और शहर के लिए 281 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना से कम खर्च कर रहे हैं तो उसे हम लोग गरीब मानेंगे। इसके बाद भाई साहब आ गए तेंदुलकर समिति, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, सुरेश तेंदुलकर थे, सचिन नहीं थे। इस समिति की स्थापना सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2009 में की गई और इस समिति ने गरीबी का जो आधार बनाया वो बनाया मासिक उपभोग व्यय, यानी एक महीने में आपका ओवरऑल कितना खर्च है जो आपका बेसिक नीड को पूरा कर सके। रुकिए, कहाँ चला गया जी? अच्छा इधर है। इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उनके लिए 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना, अगर हम लोग पर डे के बारे में बात करें तो 27 रुपीज, और अगर जो लोग शहर में रहते हैं 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना और प्रतिदिन 33 रुपीज से अगर कम कोई खर्च कर रहा है तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, गरीब मानेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें रंगराजन समिति। इस समिति 2012 में इसको गठित की गई और
और यह सिंह राजन की अध्यक्षता में की गई थी, लेकिन यह जो समिति थी अपनी रिपोर्ट सरकार को 2014 में सौंपी थी। ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति गांव में 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना, प्रतिदिन के बारे में बात करें तो 32 रुपीज, और शहर के लिए 1407 रुपीज। अगर कोई व्यक्ति इससे कम कमा रहा है, यानी डेली के 47 रुपये से कम खर्च कर रहा है, तो वह लोग क्या मानेंगे? उन्हें हम लोग गरीब मानेंगे। गरीबी के प्रकार निरपेक्ष और सापेक्ष, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।